हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे सीडीपी का। इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाएगी। सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, तो सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो तो सीखने का पठार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सीखने का पठार। सीखने का वक्र नहीं कहलाएगा, स्मृति नहीं है, अवधान नहीं है, ये क्या है? सीखने का पठार कहलाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। जो नॉर्मल संयुक्त कोशिका है उसमें गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। टोटल 46 होती है। तो इनके जोड़े कितने बनेंगे? 23 के जोड़े बनेंगे। तो जिसमें इनमें से 22 गुणसूत्र नर के होंगे और मादा में समान रूप से अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। तो ये जब 46 होगा तो जोड़े में होगा तो 23 होगा। तो इसका 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो हमें पहले ये जानना होगा कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया किसने था? स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? 1912 में, जिसे संक्षिप्त में क्या कहेंगे? आईक्यू कहेंगे। बुद्धि लब्धि को आईक्यू कहेंगे। तो आईक्यू को निकालने का सूत्र हमारा क्या होता है? आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। अब MA क्या है? मानसिक आय है, और CA क्या है? वास्तविक आयु है। तो इसका जो है सही फॉर्मूला कौन सा होगा? क्या मानसिक आय गुणे वास्तविक आय? नहीं, वास्तविक आय गुणे ये भी नहीं सही है। तो MA/CA गुणे 100 है। तो क्या है? मानसिक आय गुणे बटे वास्तविक आय गुणे 100। इसका 3 ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या हल ने किया था, थार्नडाइक ने किया था, या फिर होगार्टी ने किया था, स्किनर ने किया था? तो सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक जो हैं वो BF स्किनर हैं। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने। इनका पूरा नाम क्या था? BF स्किनर। तो चौथे का डी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सीखने के प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहेंगे, बंधन का सिद्धांत कहेंगे। तो इसमें सीखने के प्रयास और भूल की बात होगी तो थार्नडाइक की बात होगी। और वहीं कोहलर की बात करेंगे तो सूझ का सिद्धांत दिया था। पावलोव की बात करेंगे तो इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में कोहलर, कोफका, ये सभी नाम सम्मिलित हैं। तो ये सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत में हमारा सी ऑप्शन सही है, थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अभी हमने चर्चा करी कि कोहलर किससे संबंधित होंगे। अभी हमने चर्चा करी थी कोहलर जो है सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिए थे। तो अब इन्होंने कोहलर का, इसमें पूछ रहा है अप्रेरणा का सिद्धांत दिया था इन्होंने, या विकास का सिद्धांत दिया था, या व्यक्तित्व का, या अधिगम का? तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित होंगे। क्यों? क्योंकि इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं, समग्र सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं।
तो इसको अधिगम का सिद्धांत इसमें कहेंगे। तो 6 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? क्या कैटल थे, थार्नडाइक थे, वर्नन थे, स्किनर थे? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन B.F. कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तो इसमें 7 का ए ऑप्शन सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार नहीं है? क्या प्रेरणा की सीमा अधिगम का पठार नहीं है, या विद्यालय का असहयोग अधिगम का पठार नहीं है, या फिर शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? तो इसमें से पूछ रहा है अधिगम का पठार नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होगा वही अधिगम वक्र कहलाएगा। तो अधिगम वक्रों में कभी देखा जाता है कि वो बहुत कम हो जाता है, कभी वो बहुत ऊपर हो जाता है, कभी नगण्य हो जाता है। तो अधिगम पठार बनाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, इन्वायरमेंट, व्यवधान, थकान और मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो इसमें अगर पूछेगा कि निम्न में से अधिगम का पठार का कारण नहीं है, तो प्रेरणा, मोटिवेशन की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये सब तो कौन सा नहीं होगा? विद्यालय का असहयोग इसमें सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग मॉडल कहेंगे, का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। क्या समझ में नहीं, अनुप्रयोग में नहीं, समस्या में नहीं, ये सृजनात्मकता में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किसका है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? कथन तो हमें याद करना होगा, इसमें कोई समझने वाला कुछ है नहीं। तो हम ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा, क्या गेट्स व अन्य का होगा, मॉर्गन गिलीलैंड का होगा, स्किनर का होगा, कॉर्नबैग का होगा? तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन गेट्स व अन्य के अनुसार है। ये कथन किसका है? गेट्स व अन्य के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, गोलमैन किससे संबंधित है? क्या सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, या सामान्य बुद्धि से? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होगा। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने या व्यक्त करने में, नियंत्रित करने में योग्यता हो। तो इनका गोलमैन का पूरा नाम था डेनियल गोलमैन। इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो इनका संबंध पूछा जाएगा तो संवेगात्मक बुद्धि से ही होगा। तो ये क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या है? परीक्षण मापन करता है, तो ये किसका मापन करता है, ये पूछ रहा है हमसे। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, क्या व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता, उपयुक्त में से कोई नहीं, बुद्धि, क्या होगा? तो जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण था, ये बुद्धि मापने के लिए था। ये किसके लिए था? बुद्धि मापने के लिए था। तो इसमें इन्होंने 1905 में अपने सहयोग बिने और साइमन की
का आपने पढ़ा होगा। तो बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो स्टैनफोर्ड का परीक्षण का मापन किससे होगा? बुद्धि से होगा। किसने किया था? बिने और साइमन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, निम्न में से कौन से भिन्न है? इनमें सबसे अलग कौन सा है? क्या अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों होना चाहिए का सिद्धांत, या ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, या सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो देखिए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है वो अधिगम का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन किया था हल ने। तो इसमें क्या होगा? ड्राइव रिडक्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन सही है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो क्या फ्रायड, युग, मन, आल्फोर्ड? तो देखिए, जो है ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इसको व्यक्तित्व को और उभयमुखी 3 भागों में विभाजित किया था। व्यक्तित्व को किसने किया था? युंग ने किया था। किसमें किया था? सामाजिक अनुक्रिया की दृष्टि से इन्होंने व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। तो इसमें सही ऑप्शन युग नहीं युंग होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सबसे निचला स्तर पूछ रहा है। तो इसमें क्या ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है? तो पहले हम जानेंगे जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति जो है, ज्ञान और बौद्धिक कौशल शामिल है। इसमें क्या है? ज्ञान और बौद्धिक कौशल शामिल है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति के लिए क्रम 6 चरण होते हैं। ज्ञान होता है, समझ होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण और मूल्यांकन होगा। तो जो सबसे निम्न से सबसे पहला वो होगा वो ज्ञान होगा। तो 15 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्या आर्थिक तत्व है, सामाजिक परिवेशजन है, शारीरिक तत्व है, या फिर वंशानुगत तत्व है? सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलन करता है। तो इसमें जो है सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक परिवेश जनित तत्व। तो 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो उदाहरण किस चीज़ का ये उदाहरण है? तो देखिए, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण दूसरे भिन्न उच्च स्तरीय परिस्थिति में उसका प्रयोग हो जाए। जैसे देखिए, ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहेंगे, ये हो गया। जैसे निम्न स्तर का है, साइकिल चलाना निम्न स्तर का है, लेकिन इसके उच्च स्तर पे हम आ गए। क्या हमने सीख लिया? मोटर बाइक चलाना सीख लिया। तो ये कौन सा होगा? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। जैसे शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में वही धीमा हो जाता है। किशोरावस्था में फिर तेज हो जाएगा। पहले तेज था, फिर धीमा हुआ, फिर तेज है, फिर धीमा हुआ। तो ये क्या है? अनियमित विकास का नियम है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। द्रुतगामी नहीं होगा, कल्पना और संवेगात्मक विकास का संबंध नहीं होगा, मानसिक विकास का से भिन्नता नहीं है। तो इसमें अनियमित विकास का नियम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है
19 निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, निरंतर विकास, परस्पर संबंध का विकास, समान प्रतिमान का सिद्धांत? देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऐसा कोई हमने सिद्धांत पढ़ा ही नहीं था कि इसमें हो विकास के सिद्धांत में। अब निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, एकीकरण का, ये सारे सिद्धांत हमने पढ़े थे, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं पढ़ा था और इसमें नहीं पूछ भी रहा है, तो 19 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। कथन किसने दिया था? अब कथन फिर से आ गया, तो ये मैकडूगल का था। ये क्या है? मेरेडिथ नहीं, ये जो है, अच्छा सॉरी, ये है मेरेडिथ। हाँ, तो गैसेल है, हॉरलॉक है, मेरेडिथ है, डगलस और होलैंड है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा हॉरलॉक का है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, नवीन आया है, तो किसका हो गया? हॉरलॉक का हो गया। अरे सॉरी, हाँ हॉरलॉक सही है, हॉरलॉक। तो ये इसका बी ऑप्शन सही है, 20 का बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 है 21 है हमारा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गित किया था? 14 प्रकार से। तो मूल प्रवृत्तियाँ, 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। क्या ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या फिर वुडवर्थ? किसने दिया था? तो मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने 14 जो है मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। ये जो है परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति होती है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की उत्तेजना का अनुभव करने से संबंधित है। तो कौन दिया था 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति? मैकडूगल ने दिया था, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 है। 22 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? फिर से कथन पूछ लिया, तो इसमें किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, तो क्या ये डम्बलिम का था, रॉस, मन, मैकडूगल? तो इन तीनों का तो नहीं था, तो फिर ये डम्बिल का होगा। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान किसका होगा? डम्बिल के अनुसार होगा। 22 का ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 23। 23 पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? क्या तत्परता का नियम, अभ्यास, बहुअनुक्रिया नियम, प्रभाव नियम? तो देखिए, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये तीनों थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन बहुअनुक्रिया का सिद्धांत ये इसमें नहीं होगा। तो 23 का कौन सा नहीं होगा? सी ऑप्शन। अब 24 की, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था 12 से 16 साल के बच्चों के लिए? क्या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण? तो जो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था 1963 में, जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो साधारण मानसिक योग्यता, ये बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 की सही, ये कौन सा युग्म सही नहीं है? तो क्या सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था? हाँ, तो थॉर्नडाइक ने सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया दिया था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। हाँ, दिया था। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, कुत्ते पर सिद्धांत, पावलोव ने दिया था। सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल ने नहीं दिया था। तो सीखने का समग्र सिद्धांत इसका नहीं ही पूछ रहा है, तो इसमें हल ऑप्शन सही होगा। ये हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? फिर हल ने दिया था प्रबलन सिद्धांत दिया था।
तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो व्यक्तित्व के आधार पर भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक ने चर्चा की थी। क्या क्रेस्मर थे, युग थे, कैनन थे और स्प्रेंजर थे? तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा, व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया था। क्रेस्मर ने भी दिया था शारीरिक रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व के 3 लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। युंग ने भी सामाजिक दृष्टिकोण से दिया था 3 अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। तो ये दोनों भी हो गए। कैनन ने भी दिया था। तो इसमें पूछा है किसने चर्चा की है, तो स्प्रेंजर ने 6 दिया था, युंग ने 3 दिया था, इसने भी दिए, ये भी दिए थे, क्रेस्मर ने भी दिया था। नहीं दिया था होता तो कैनन सही ऑप्शन होता है इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत थांडाइक ने, स्पीयरमैन, वर्नन, स्टर्न ने। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। तो जो जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की थी, सामान्य योग्यता परीक्षण और विशिष्ट योग्यता परीक्षण। अब चलते हैं 28 की ओर। इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किसका संबंध? तो सुजनन शास्त्र या जीव सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान। गणित और आंकड़े के विधि के प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं के जैव गुणों का वर्णन करना जीव सांख्यिकी कहलाएगा। तो जीव सांख्यिकी के पिता कौन थे? गाल्टन थे। तो ये सुजन शास्त्र के पिता पूछा जाए या फिर पूछा जाए कि जो है जीव सांख्यिकी के पिता, तो गाल्टन होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किसने कहा था? कोल एवं ब्रुस ने, ड्रेवहल ने, डिहान ने, क्रो एंड क्रो ने। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस? बाल्या, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? तो जो पूर्व विद्रोह की अवस्था होगी वो पूर्व किशोरावस्था, विद्रोह की भावना होगी पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होगी। पूर्व किशोरावस्था कब शुरू होता है? 12 से 14 साल। तो ये शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। तो इसमें जो है 30 का सी ऑप्शन सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।